सभी विजेताओं को मेरा सलाम। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल नवनिर्माण एकेडमी में। मैं आपको विजेता इसलिए कहता हूं कि मुझको पूरा यकीन है हम और आप साथ रहे तो आपको एक दिन आपकी मंजिल अवश्य मिल जाएगी, और ऐसा मानकर मैं चलता हूं कि आप पूरी मेहनत करेंगे। आज नहीं तो कल अवश्य आप मेहनत करेंगे। मित्रों, आज की क्लास में, संविधान की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं उच्च न्यायालय। अब से पहले हमने किया था उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के लिए छोटी छोटी 3 वीडियोज मैंने बनाई। यदि आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो तो मेरा अनुरोध है कि आप उच्चतम न्यायालय जरूर देखें, तब जाकर आपको उच्च न्यायालय थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। तो देखिए, उच्च न्यायालय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय इसे कहते हैं हाई कोर्ट। तो सबसे पहले हम स्थापना की बात करेंगे, फिर उच्च न्यायालय के गठन की बात करेंगे, फिर हम योग्यता की बात करेंगे, नियुक्ति की बात करेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे, हटाना जजों को कैसे होता है, उनके वेतन क्या होते हैं, स्थानांतरण क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है जजों पर, और उन्हें शपथ कौन दिलाता है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास की जो सबसे पहली बात है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग कि कहाँ पर उच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, संविधान के भाग 6 में तथा अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय को रखा गया है संविधान में। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि उच्चतम न्यायालय को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है तथा उच्चतम न्यायालय को संविधान के कौन से भाग में रखा गया है। प्लीज इसको वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और इसको उत्तर लिखकर मुझे भेजिए। तो हमने यहाँ से बात कर ली। एक और बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि भारत में जो सबसे पहला उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, तो आपको समझना है भारत में सबसे पहला जो उच्च न्यायालय हुआ था स्थापित, वह कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ये भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय था जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में। और भारत का सबसे नया जो उच्च न्यायालय है वह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय है भारत का सबसे नया, जिसकी स्थापना सन 2019 में हुई। और हम यदि बात करें तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं इस समय, तो आपको समझ लेना है भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगर हम ये बात करें कि भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें उच्च न्यायालय है, तो आपको याद रखना है दिल्ली अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना सन 1966 में की गई थी। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताएंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी या उसने किस वर्ष काम करना प्रारंभ किया था। तो देखिए, आपने समझ लिया है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता, सबसे नया उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश। इस समय उच्च न्यायालयों की संख्या है 25 और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश केवल एक है जिसमें कि उच्च न्यायालय है, उसका नाम है दिल्ली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे की चीजें करना प्रारंभ करते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। देखिए, तो ये बातें तो पूरी हो गई, कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है। अब हम लोग बात करते हैं कि गठन के बारे में। हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के गठन के बारे में। यानी सबसे पहले जो हेडिंग है हमारी वो है स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में कहां पर इसके बारे में बात कही गई है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात इसमें स्थापना के बारे में हमको जाननी है अनुच्छेद 214। याद रखना है, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यहीं पर कहा गया है, आप लिख लेना, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 214 में। एक है अनुच्छेद 231। 231 में और ये बात कही गई है कि संसद विधि द्वारा 2 से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो यहाँ पे तो लिखा है प्रत्येक राज्य में
एक हाई कोर्ट होगा। ये यहां पे लिखा गया है दो या दो से ज्यादा, दो या ज्यादा के लिए कौन एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। कौन करेगा? संसद करेगी। कैसे करेगी संसद? विधि बनाकर करेगी। तो ये भी दोनों के दोनों अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 231 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे है उच्च न्यायालय की स्थापना में यदि कोई परिवर्तन करना है, उच्च न्यायालय में यदि कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को दिया गया है। ये छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इनको आपको याद कर लेना है तथा रट लेना है। 2013 में 3 नए उच्च न्यायालय भारत में स्थापित किए गए थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। और अभी हमने आपको बताया था कि भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय जो है 2019 में है, ये आंध्र प्रदेश में है। और इसकी जो पीठ है ये कहाँ पर है? ये है अमरावती में स्थापित है। ये बात भी याद रखनी है आपको। तो अनुच्छेद 214 हो गया, अनुच्छेद 231 हो गया। यहाँ से आगे की बात करते हैं, मिटा देते हैं इसको, इतना समझ लेना। छोटे छोटे बिंदु हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे नोट्स आप बना लेना। एक बार देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है ना तो हमें लिख के भेजो, जरा आप भेजो कैसा लग रहा है आपको। आप यहाँ पे जो बच्चे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं ये कमेंट करने में बड़ी कोताही करते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे इसके बारे में कोताही मतलब कितने बारे कमेंट करते हैं। देखिए अब आप बात करते हैं गठन के बारे में। हम बात करते हैं गठन के बारे में। तो अनुच्छेद 216 में उल्लेख है कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा। याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 214 है, अनुच्छेद 231 है और अनुच्छेद 216 है। ये सबसे ज्यादा पूछे गए, इसलिए इनको याद कर लेना। 216 में बात की गई है कि उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है इसमें। ठीक है, देखिए जरा इसके गठन के उल्लेख के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें एक याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस न्यायाधीश होंगे, इसको बोलेंगे हम यहां से आगे सीजे। चीफ जस्टिस होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। अगली बात है संख्या क्या होगी। संविधान में इनकी संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि इनकी संख्या क्या होगी। अगली बात है कि इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है, कौन से हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, संख्या नियत कौन करता है। तो याद रखना है, इसका उत्तर होता है भारत के राष्ट्रपति जो हैं इनकी संख्या को निर्धारित करते हैं। संविधान में संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। तो देखिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य कितने न्यायाधीश होंगे, ये इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अन्य न्यायाधीश संख्या निश्चित नहीं है और कौन करेगा ये निर्णय, ये करेंगे भारत के राष्ट्रपति। बात खत्म हो गई। ठीक है, इतना ही समझना है इसके बारे में। छोटे छोटे बिंदु हैं, याद कर लेना। बताइए कैसा लग रहा है आपको पढ़ के। अच्छा ठीक है, यहाँ से बात करते हैं जजों की योग्यता के बारे में बात करते हैं। जजों की योग्यता क्या होनी चाहिए जो जज यहाँ पर बनेंगे। तो पहली बात तो याद रखनी है उनको, पहली बात जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, न्यायिक पद पर रहा हो वह व्यक्ति, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। बहुत सारी किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वह जज रहा हो, ऐसा मिल सकता है। या फिर ऐसा मिलेगा आपको कि वह 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, जिसको अधिवक्ता कहते हैं या लॉयर कहते हैं, वकील रहा हो। ये उसकी योग्यता के बारे में है। और योग्यताओं का जो उल्लेख है अनुच्छेद
217 में दिया गया है। परंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 214, 216 और 231 हैं। जजों की योग्यता, थोड़े बड़े कंपटीशन वाले छात्र इसको याद करें। अगली बात मिटा देते हैं इसको, ये भी बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के विषय में कि उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए इस हेडिंग पर आ जाते हैं, नियुक्ति कौन करता है। तो बड़ी साफ सी बात है। पहली बात तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, याद रखना, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। पहली बात, भारत के महामहिम राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। क्या इनकी नियुक्ति में भारत के राष्ट्रपति किसी से सलाह मांगेंगे? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत आता है। सलाह किसकी होगी? देखिए, सलाह लेंगे, दो लोगों की सलाह होगी। ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, तथा दूसरी बात उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय है। बात खत्म हो गई। ये बात हो गई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में। अगली बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। अन्य न्यायाधीश जो होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो देखिए, पहली बात तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। बिल्कुल, इनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करेंगे। अगली बात, सलाह किसकी होगी? यहाँ पर सलाह में एक आदमी और बढ़ जाएगा, तो 3 लोग होंगे यहाँ पर सलाह में। पहला सीजेआई का मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा जो व्यक्ति होगा चीफ जस्टिस होगा। चीफ जस्टिस का मतलब मुख्य न्यायाधीश, जो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसकी राय ली जाएगी। सी, राज्यपाल की भी राय ली जाएगी, उस राज्य के राज्यपाल की भी राय ली जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस बन के उभरेंगे, यहीं से प्रश्न बनते हैं। इसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ली जाती है तथा राज्यपाल की सलाह ली जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सलाह 3 लोगों से ली जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड भारत उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की भी सलाह ली जाती है एक न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और आपको अच्छा दिख रहा होगा तथा आप याद भी करेंगे, इन चीज़ों को नोट्स भी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना है, पेपरों में आने वाले सभी छोटे छोटे प्रश्नों को कवर करते हैं हमारी क्लासेस, हमारे नोट्स। आपको ऐसी चीज़ों के बारे में जरूर याद रखना है। एक और बात यहाँ पे याद रखनी है जो आप समझिएगा, सन 1999 में 9 जजों की एक बेंच ने ये जवाब दिया था कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपनी सिफारिश देंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके अपनी राय राष्ट्रपति को भेजेंगे। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राय के बिना, सलाह किए बिना अपनी राय या सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो ऐसा आवश्यक नहीं होगा कि राष्ट्रपति उसकी बात को मानेंगे। एक और बात कही गई थी 8वां विधि आयोग में, ये कहा गया था कि किसी भी न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो 1/3 जज हैं वो किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया था कि अपने राज्य के लोगों को उस राज्य के नेता और पैसे वाले लोग जानते हैं, वो किसी केस को प्रभावित करा सकते हैं। इसलिए यदि बाहर के राज्यों के 1/3 जज लिए जाएंगे तो केस प्रभावित नहीं होंगे। 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो नियुक्ति की बात हो गई। अगली बात आती है कार्यकाल के बारे में। जो जज होते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है। तो आपको एक बात का याद रखना है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 62 साल है। ये अपने पद पर 62 साल तक रह सकते हैं। निम्नतम सीमा कोई होती नहीं है, उच्चतम सीमा 62 साल होती है। ऐसा माना जा रहा है कि
कि जजों की संख्या काफी कम है, केस बहुत ज्यादा हैं, तो जजों की जो अधिकतम आयु है उसको 65 कर दिया जाना चाहिए। इस पर बात चलती रहती है, अभी निर्णय इस विषय में नहीं लिया जा चुका है। तो यहां तक हम लोग बात आ गए कार्यकाल के बारे में। 62 साल तक जजों का कार्यकाल होता है। आगे बात करते हैं यहां पर है हटाना। एक और बात कर लेते हैं कार्यकाल। यदि कोई चाहता है, कोई जज चाहता है कि वह त्यागपत्र दे दे, तो वह कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। ये त्यागपत्र किसको देगा? महामहिम राष्ट्रपति को जज अपना त्यागपत्र देता है। ये भी बात आपको समझ लेनी है। वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, सब के सब ऐसी चीजों को याद रखना है आपको। त्यागपत्र किसको देंगे? महामहिम राष्ट्रपति को देंगे। अब बात करेंगे हम हटाने की बात। जज को किस तरीके से हटाया जाएगा? देखिए, उच्च न्यायालय के जज को किस तरीके से हटाया जाएगा, पहले आप मुझे लिखकर भेजिए, यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है। यहां से देखिए किस प्रकार से हटाया जाएगा। इसमें लिखा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की विधि से हटाया जाएगा। जिस तरीके से की विधि से हटाया जाएगा, जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। इसको हटाने का जो आधार होगा, इसके दो आधार होते हैं मोटे तौर पर। साबित कदाचार, याद रखना है आपको, साबित कदाचार, और दूसरा है कि यदि वो काम ना कर पा रहे हो असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में से किसी में भी शुरू की जा सकती है, परंतु यदि वह लोकसभा में प्रारंभ होगी, यदि वह लोकसभा में प्रारंभ होगी तो लोकसभा में 100 सदस्य कम से कम इसका अनुमोदन करेंगे, और यदि ये राज्यसभा में प्रारंभ होगी तो कम से कम 50 सदस्य इस सिफारिश का, जज को हटाने की सिफारिश का अनुमोदन करेंगे। तो जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वह महाभियोग की तरह होती है, परंतु उसको महाभियोग नाम नहीं दिया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत सारी किताबों में जजों को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग का नाम दे दिया गया है, गलत है। यहाँ पर और क्या है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से जज को हटाया जाएगा। विशेष बहुमत से जज को हटाया जाएगा। विशेष बहुमत क्या होता है ये मैंने आपको उच्चतम न्यायालय में समझा दिया था, तो आप वीडियो को पॉज करिए और मुझे समझाइए कि विशेष बहुमत क्या होता है, लिख के भेजिए, कमेंट करिए। ये जज को हटाने की प्रक्रिया हो गई, और इसके बाद जब ये सदन में पास हो जाएगा, अर्थात संसद में पास हो जाएगा, तब ये सिफारिश राष्ट्रपति के पास जाएगी। राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो तुरंत राष्ट्रपति इसको पद छोड़ना पड़ जाएगा। इसके बाद अगली बात आती है उच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है, वेतन की बात हम लोग करते हैं। देखिए, एक तो होते हैं चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस का जो वेतन है वो 2,50,000 है प्रतिमाह, 2,50,000। और जो अन्य जज हैं उनका वेतन 2,25,000 है। ये वेतन हो गया। ये वेतन कहाँ से दिया जाता है? ये वेतन संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। याद रखना है, राज्य की संचित निधि नहीं है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, यहां से एक अगली बात कर लेते हैं। जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ये शपथ वाली बात यहाँ पर नहीं दी गई है, तो बात कर लेते हैं शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखना है आपको, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं।
राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। इस शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में है। 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। जजों की जो शपथ है अनुसूची संख्या 3 में दी गई है। अनुसूची की बात चली है तो मुझे 2 प्रश्न बताइए आप कि भारत के संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, भारत के संविधान में अब कितनी अनुसूचियां हैं, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तथा एक प्रश्न का जवाब और दीजिए कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए। ये बात खत्म हो गई, शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं न्यायाधीशों को। अब देखिए यहां से आगे बात करते हैं, वेतन भी हो गया, स्थानांतरण की बात करते हैं और अंत में हो जाएगी प्रतिबंध की बात। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो तबादला है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसमें भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। तो कौन करेगा, देखिए स्थानांतरण कौन करेगा, यहाँ पर रख देते हैं, स्थानांतर करेंगे राष्ट्रपति, और सलाह किसकी लेंगे, सलाह होगी सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा इनका स्थानांतरण किया जाएगा। आगे है जजों पर क्या कोई प्रतिबंध होता है, बिल्कुल जजों पर क्या प्रतिबंध होता है। देखिए वह पहली बात, उस न्यायालय को छोड़कर जिस न्यायालय में वह जज रहे हैं उस न्यायालय में वह कोई काम नहीं कर सकते। इसके बाद वह उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, तथा किसी अन्य उच्च न्यायालय में जाकर वकालत कर सकते हैं। अन्य किसी प्राधिकारी के सामने वो वकालत नहीं कर सकते हैं, कानूनी काम नहीं संभाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ की बातें हुई पूरी, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हम आपको समझा देते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने आपको समझा दिए। हमने ये वीडियो बनाने में इस बात का विशेष गौर रखा है कि हम उन सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखें जहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। भारत की जो न्यायपालिका है वो इस तरीके की है, शंकु के आकार की है, ये याद रखना है आपको। इसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय, इसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट, राज्यों में होते हैं, इसके बाद होते हैं जिला न्यायालय, सबसे यहाँ पर जिला न्यायालय होते हैं। एक और बात याद रखनी है कि हाई कोर्ट में दिए गए निर्णय पर जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, और जो जिला न्यायालयों में जो अपील है के विरुद्ध जो अपील है वो हाई कोर्ट में की जाएगी। तो हाई कोर्ट को जो है अपीलीय न्यायालय का दर्जा भी दिया गया है, वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे सारी चीजें। थोड़ी सी चीजें यहाँ पर थोड़ा और समझ लीजिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का भी प्रावधान है कि यदि जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, यदि वो नहीं है तो उनके स्थान पर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, वो नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति कौन करेंगे, नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख देते हैं राष्ट्रपति। ये व्यक्ति कहाँ से आएगा, भारत के राष्ट्रपति एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देंगे। ये कहाँ से आएगा, ये उसी उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक प्रसंग और आता है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश का। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश, इसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिंग जज, इन्हें कहते हैं एक्टिंग जज। ठीक है, ये कब किया जाता है आपको ये और याद रखना, ये एक्टिंग जज होते हैं। इनकी जो नियुक्ति है ये केवल, इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति केवल 2 साल के लिए की जाती है। याद रखना है आपको, इनकी नियुक्ति केवल 2 साल के लिए की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है,
इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो कब की जाती है? जब एक तो जजों की कमी हो रही हो या केसों का भार अधिक हो न्यायालय के ऊपर, तो क्या लिखेंगे आप? जब जज की कमी है, या दूसरी इसकी स्थिति हो सकती है जब भार ज्यादा है, तब किसी अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है और ये व्यक्ति की योग्यता जो है जज बनने के लायक होगी। ये व्यक्ति की जो योग्यता होगी, नियुक्ति केवल इसकी नियुक्ति हाई कोर्ट में ही की जाती है, केवल हाई कोर्ट में ही की जाती है, याद रखना, केवल हाई कोर्ट में। इसका प्रावधान जो है उच्चतम न्यायालय में नहीं है। तो देखिए इसकी नियुक्ति 2 साल के लिए की जाती है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कब की जाती है? जब जजों की कमी हो या उच्च न्यायालय में भार ज्यादा हो, केस बहुत ज्यादा हो गए हों, और इनकी जो नियुक्ति है केवल हाई कोर्ट में की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जजों की नियुक्ति नहीं की जाती है। इस बात का और याद रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में प्लीज लिख कर बताइए। सभी वन लाइनर प्रश्नों का ध्यान रखा गया है। आप यकीन मानिएगा, आपके छोटे से छोटे जो भी प्रश्न आपके पेपरों में आ सकते हैं, उस प्रकार के सभी प्रश्नों का मैंने विशेष ध्यान रखा है, बहुत गौर किया है। सारे वन लाइनर प्रश्न मैंने इसमें लिख कर भेजे हैं। यदि आपने संविधान पहले पढ़ रखा है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक बार मुझे लिखकर भेजिए कि मैंने कौन सा पॉइंट छोड़ा है, तो आगे मैं याद रखूंगा इस बात का। आपको भी इतना एक्टिव स्टूडेंट होना चाहिए। वीडियो जरूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी प्रकार से काम के किस्से लाता रहूँगा, बेहतरीन वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। अपने मित्रों तक हमारी वीडियोज को अवश्य पहुँचाइए, इन्हें शेयर करिए, बखेर दीजिए, छिपके कमेंट करिए, हर प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।